academic session, and you all been doing very, very well. So for today's proceedings, I am handing it over to Professor Gurpreet. She'll be explaining you what this event is all about, and then we can start. Okay? जजेस बना लो ना आपको। Thank you, respected chairperson, for the recognition and esteemed members present here. Jai Hind. Today I represent the proposal on One Nation, One Elections. This bill is basically aimed at conducting simultaneous elections for both state and national government, ensuring political stability, reducing electoral expenses, and also promoting sustained development. The bill further basically talks about great relief of further disruption on administration and focus on long-term policy making. In areas like Jammu and Kashmir, however, One Nation, One Election will bring a lot of efficiency in democratic system by reducing frequency of elections and minimizing political instability. With streamlined administrative system, processes will allocate resources better and ensure long-time development of the country. Well, a lot of time oppositions put sarcasm on this basic topic. The frequent elections not only causes unnecessary disruptions in the process, adding on to that, we also focus on policy continuity and sustained development in regions like Jammu and Kashmir. J&K has basically faced a lot of its fair challenges, and holding simultaneous elections will further be a more coordinated approach towards security and development, and hence this bill should be promoted in this parliament. And I would like to support this by saying कि एक चुनाव एक राह एक फिक्रे जहां, एक चुनाव एक राह एक फिक्रे जहां, जमहूरियत के चमन में खिलता है गुलिस्तां, एकता के पैगाम है सबके लबों पर, एक चुनाव से रोशन होगा हिंदुस्तान का सफर। शुक्रिया, जय हिंद। Yes, please. अंशिका। अध्यक्ष महोदया, मैं अपने प्रतिद्वंदी का उत्तर देना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि ये बिल पास होना चाहिए, पर मैं इसके विरोध में ये कहूंगी कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बिल के पास होने से हमारे संघ फेडरलिज्म को हमारे खतरा है। क्योंकि हमारे पास 3 प्रकार की सेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट है। हमारे पास राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो हमारी जो रीजनल गवर्नमेंट है उसकी बातों को ओवरशैडो किया जाएगा, हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा। हमारा जो मार्जिनल ग्रुप है या मार्जिनल कमेटी है उसको बोलने का अधिकार भी नहीं मिल पाएगा, उनके इंटरेस्ट दब जाएंगे। इसलिए ये बिल पास नहीं होना चाहिए। साथ में अगर वन नेशन वन इलेक्शन साइमल्टेनियसली ये इलेक्शन हो जाता है, मान लीजिए ये पास हो जाता है, तो इसके बहुत सारे डिमेरिट है। सबसे बड़ा डिमेरिट तो पर्सनली कल्ट है। पूरे नेशन में, हमारे नेशन में फॉर एग्जांपल आप खुद देख सकते हैं, स्वतंत्रता के बाद कितनी सारी पार्टियां बनी हैं। हमारे पास बीजेपी कांग्रेस तो पार्टियां रही हैं। शुरुआत में हमारे पास कांग्रेस थी, कांग्रेस में हमारे पास पहले राहुल गांधी आया है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी। दिस अ पर्सनल कल्ट। उसके बाद अब मोदी जी हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लोग व्यक्ति को वोट देते हैं, पार्टी को वोट नहीं देते। उसी मुताबिक बहुत सारी जो कम्युनिटी है, जो बहुत सारे ग्रुप हैं हमारे पास, उनके इंटरेस्ट दब जाएंगे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि डेमोक्रेसी इज नॉट ऑल अबाउट इलेक्शन, इट इज बियॉन्ड द इलेक्शन। क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी में एक बात है, ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, इट इज स्टेटमेंट ऑफ अब्राहम लिंकन। हमारी डेमोक्रेसी में एक एनालॉजी भी है, नो डेमोक्रेसी लेस इलेक्शन लेस डेमोक्रेसी। सो आई वांट टू टेल यू ये बिल पास नहीं होना चाहिए। महविश फिरदौस, रही बात आपने की बात कि इंडिया फेडरल गवर्नमेंट है। पहली बात, इंडिया फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, ये कज़ाई फेडरल है। तो इंडिया में एक केस हुआ था गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये यूनिटरी स्टेट है विद सब फेडरल फीचर्स। यहाँ पे कॉपरेटिव फेडरलिज्म, where will these federal features go? If this is a quasi-federal state, then it will, state will be abolished. The quasi-federal will be abolished.
She shouldn't have stopped in between the Yes, questions. Please don't. yes. Let her finish first. You are taking her time and wasting your time also. She's wasting your time. रही बात और अमेंडमेंट की, हाँ, आर्टिकल 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो बात करता है हम फेडरल प्रोविजंस को हम अमेंड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ हमें विद हेल्प ऑफ सेंटर, और हमें चाहिए स्टेट रैटिफिकेशन। और आपने बात की कि अगर हम नेशनल लेवल पे ये जो हमारे रीजनल ये है वो इससे दब जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वो नेशनल लेवल पे जो हमारे इश्यूज है वो नेशनल लेवल पे आ जाएंगे और वो नेशनल लेवल पे हाईलाइट होके हम उसको अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी। सुनिए, सरकार की क्या बात लाई है, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात। Give your full name. प्रिया रेहान। सुनिए, सरकार ये क्या बात लाई है, एक राष्ट्र एक चुनाव की बांसुरी बजाई है। राज्यों के मुद्दे अब कौन सुलझाएगा, केंद्र का सिक्का हर जगह चिल्लाएगा। तो मेरा ये सवाल है, क्या इतना संसाधन इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या पूरा चुनाव करवा पाए? क्या कभी एक राज्य में भी सही से चुनाव करवा पाए हैं आप? क्या वो जो शराब वो पैसा मतदाताओं को मिलता है, क्या उसको कभी रोक पाए हैं आप? 28 राज्य है, 6 सांसद प्रशासित राज्य, हर राज्यों में कम से कम 1 महीना लगता है सिंगल फेस इलेक्शन के लिए। फिर तो 36 के 36 महीने आप इलेक्शन ही करवा दीजिए, ठीक है। अध्यापकों को आप इलेक्शन ड्यूटी पे लगा देते हैं, बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? जो हमारी स्टेट है वो जो हमारी कंट्री है उसको ये तक नहीं पता चल पाएगा कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन है। मार्केट जब गिरेगी तो 36 महीने आप क्या करने वाले हैं? मेरा नाम कीर्ति शर्मा है। मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। क्षेत्र के मुद्दे दब जाएंगे कहते हो तुम, पर क्षेत्र के मुद्दे जब Tell your name first, बच्चा। नाम कीर्ति शर्मा। क्षेत्र के मुद्दे दब जाएंगे कहते हो तुम, पर क्षेत्र के मुद्दे तो हमेशा रहते हैं गुम। जब क्षेत्र के मुद्दे राष्ट्रीय स्तर तक नहीं आएंगे तो वो क्षेत्र में ही उलझ कर रह जाएंगे, और अगर वो क्षेत्र में सुलझ भी जाएंगे तो वो राष्ट्र में तो हो रहे उन्हीं मुद्दों को सुलझा तो नहीं पाएंगे, राष्ट्रीय स्थल तक नहीं आएंगे तो राष्ट्र को क्या उदाहरण दे पाएंगे? विभाजित समय विभाजित खर्च से होगी राहत, जात पात की दीवारें मिटेंगी, आखिर देश की प्रगति ही तो है हम सबकी चाहत। जब एक राष्ट्र एक चुनाव से जो भी धन में बचत होगी और उस धन को हम अगर एक सही दिशा में उपयोग करेंगे तो इससे हमारे लोकतंत्र पर ही असर पड़ेगा, वो मजबूत होगा। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हमारे पास इतना धन है, हमारे पास अगर इतना धन नहीं है तो वो बन सकता है अगर हम एक राष्ट्र एक चुनाव से जो विभाजित धन है उसको एक दिशा में लाएं और उसे एक जगह उपयोग करें। और इन्होंने कहा जैसे कि क्या ऐसा हो सकता है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। 1952 से 1967 तक हमारे यहाँ एक ही चुनाव होता था, तब भारत की जीडीपी वृद्धि 2.6% थी जो कि विश्व का 3.8% थी, और आज 6.6 जीडीपी है जो भारत का 8.23% है। तो जी हाँ, हम एक राष्ट्र एक चुनाव करवा सकते हैं। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो हमें एकजुट होकर एक निर्णय पर आना ही होगा, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। धन्यवाद। My name is Hidakshi Bakshi। बेटा 1 सेकंड रुक जाइए। जब एक स्पीकर बोलना बंद करता है तो कुछ सेकंड्स का पॉज दीजिए so that the judges get the time to give you the marks। एकदम से मत शुरू कर दीजिए, ठीक है? Just give a pause of a few seconds so that the judges have the time to give you the marks। All right? My name is Hidakshi Bakshi। Sir Bhalo, while the idea may sound practical at first on the papers, I would like to say that I strongly believe the one nation one election possesses serious challenges, especially for the regions like Jammu and Kashmir. The unique socio-political fabric of such areas require flexibility, I tell you, and tailored governance rather than a uniform approach। और ओ सरकार किस चीज की बात करते हो? जम्मू कश्मीर का सवाल आए तो बातें तो यहाँ बिगड़ जाती हैं। आपकी एफिशिएंसी में इस रीजन के लिए प्लान ही क्या है? यहाँ तो हाय दिन इधर, कभी दंगे फसाद, कभी सिक्योरिटी
बताऊंगी। हर राज्य की एक अपनी कहानी, हर समस्या के लिए अलग है मैदान में जवानी। एक चुनाव से दब जाएंगे आवाज के रंग, जनता के फैसले बनकर रह जाएंगे सिर्फ एक ढंग। But let me tell you, this isn't the idea of reducing frequent elections, just another way to crush regional autonomy and poke holes in the very foundation of the federalism. People might get confused between voting for the local and national leaders, and this could affect the quality of the governance at the state level. Our constitution values both national and state elections equally. Articles like 356, which allows the presidential rule, shows that the state needs flexibility in the governance. One election might make things too rigid. So while the idea sounds too good to you guys, it's not practical for a diverse country like India. Thank you. Auntie, go on, beta. Introduce yourself and go on. मैम शालीन महाजन। हर बार चुनाव की जंजीरें तोड़ो, लोकतंत्र को एक नया आयाम दो। एक राष्ट्र एक चुनाव से शक्ति बढ़ेगी, अखंडता का नया पैगाम दो। Honorable Speaker, I firmly oppose the bill passed by opposition. I believe proposal for one nation, one election is a vital step towards strengthening the democratic fiber of our own great nation. Let me highlight 4 compelling reasons to implement this reform. The first is reducing the immense financial burden. We spend crores on elections because who needs funds for health and education and infrastructure when we have thrill of political rallies and laddus? The 2024 general elections cost over rupees 60,000 crores. Frequent elections repeatedly deploy security forces, transportation and infrastructure, stretching our economic thing. Synchronizing elections can drastically reduce these costs. Imagine if even half of this saved amount were invested in building schools, funding healthcare, or empowering rural entrepreneurs, the developmental impact would be extraordinary. And the second is uninterrupted governance and policy continuity. The modern code of conduct pauses critical policy decisions during elections, forcing leaders to prioritize short-term populistic measures over visionary reforms. With elections after every year, our leaders are like students preparing for a viva. They talk a lot, but no actual work gets done. One nation, one election would ensure a stable governance, enabling governments to focus on long-term development. Nations like South Africa and Sweden hold simultaneously elections, so that why can't we? Third is strengthening voter participation and electoral integrity. Frequent elections cause voter fatigue. Consolidating them would encourage higher voter turnout and reduce corruption. In 2019, over rupees 10,000 crores of illicit cash was seized. With every elections held once after every year, we can curb black money, improve transparency and strengthen democracy. भारत में हर महीने इलेक्शन होने लगते हैं, लगता है हम सिर्फ एक वोट देने के लिए पैदा हुए हैं। गवर्नमेंट तो शायद एक ऑप्शन सब्जेक्ट है। Ma'am Musaba, having said that, there are countries which already hold simultaneous elections like Sweden, Brazil, South Africa and Belgium, and to some extent even the USA. Their presidential election coincide with the election to the US House. Does that mean India should follow the same? These nations follow a different system. We first pass the post, they follow the proportional representation. Here in India, candidate with highest number of votes win. It is as simple as that. In proportional representation system, if a party wins 30% of the votes, they get 30% of the seats. Hence proportional representation. Or in the US, there are only 2 parties, but in our India, there are only 2 parties, namely Democrats and Republicans. Here in India, we have 6 national parties, 54 state parties, more than 2,000 unrecognized ones. So copy-paste may not work. We need Indian version of simultaneous election. Most political parties agree that it is necessary. What they disagree on is how it should be done. We need the third way. That is the consensus. मैम प्रीति कार्के। Excuse me, मैम एक बारी उसका नाम फिर से रिपीट करा देंगे। उम्मू सबा। आपका नाम रिपीट कर दीजिए। Ma'am, my name is Ummu Saba. UMU dash SABAH. Ummu Saba. I request the jury members to please avoid overwriting, and I request the volunteers to please give at least 15 seconds
the jury member to decide. Okay? Please continue. Ma'am Preeti Karki, adding to our We did not get your surname, beta. Preeti Karki, Spellings. Karki. Preeti Karki. My question is to the speaker who just spoke. आपने जैसे बोला कि हमारे इलेक्शन से बहुत पैसा खर्च होता है. Can you justify कहाँ पैसा खर्च होता है और कैसे, which amount, what amount, कैसे, what proportion, percentage में खर्च और कहाँ होता है, please? मेरा नाम सईद अरीबा है. तो बेसिकली जो अलग-अलग This is not done. 2 minutes for one participant only. Are you done? जिसने अभी बोला Karki. Yes, ma'am. Are you done? This is your question only. Yes, ma'am. I just wanted to ask a question. You will be awarded only on this line. Okay? Okay, ma'am. Next. तो मेरा नाम सईद अरीबा है और क्वेश्चन फिर से बोलो loud. मेरा नाम सईद अरीबा है. Saeed Ariba. तो यहाँ क्वेश्चन You haven't done your attendance. नाम नहीं है? 3 बंदे हैं. Please continue. मैम इन्होंने सवाल किया कि कॉस्ट कहाँ पर, प्राइसिंग कहाँ पर क्या थी. तो बेसिकली अगर देखा जाए, अगर हम लोग एक ही बार में सारे इलेक्शन करेंगे, जो हम लोग अलग अलग सेपरेट इलेक्शन करते हैं उसमें जो पैसे लगते हैं, तो बेहतर है हम एक ही बारी में क्लियर करें और बाकी जो हमारे पास पैसे बचे वो हम बाकी डेवलपमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में लगाएं. जैसे कि 2009 लोकसभा इलेक्शन में जितना पैसा इसमें यूज़ हुआ था, इट वॉज 1115 करोड़. उसके बाद 2013 में इट वॉज 3870 करोड़ एंड इन 2019 it skyrocketed and it was 50,000 करोड़. एंड बेसिकली 2024 में यहाँ पर इसका ट्रिपल हो गया, विच वॉज 1 करोड़ रुपीज़. Myself काजल फ्रॉम हरियाणा. जैसे कि इन्होंने बोला कि इससे कॉस्ट, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो इससे कॉस्ट जो होगी वो बचेगी, पर इसमें जो इनिशियल कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, हाई कॉस्ट. उसका क्या करेंगे हम? और इससे अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, उसका क्या? Myself Neha. जो Are you done, beta? बेटा आपने इतना ही बोलना था. You have 2 minutes to speak. Is that What you've done is just ask 2-3 questions. बस आपको इसी के बेसिस पे मार्क्स देंगे जजेस और दोबारा चांस नहीं मिलेगा आपको. Do you want to say something else? Okay, just repeat your name once again slowly. काजल कौशिक. Kajal Kaushik. Okay. Myself तन्वी. आपने बोला कि एम्प्लॉयमेंट इससे नहीं होगी, तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो हमारा ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन भी होता है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट रीजन्स में जा के. तो वहाँ पे लोकल जो पीपल होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, हाई क्राइटेरिया पे नहीं लेकिन लोअर उस पर भी दी जाती है, नॉर्मल एजुकेशन 12th पास वाले को भी. और पोलिंग बूथ सेटअप किए जाते हैं जिसमें हमारे इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, तो उनको भी एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट दी जाती है एक तरीके से. जैसे जो वॉशरूम स्टाफ्स होते हैं, अदर स्टाफ होते हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट दी जाती है. EVM मशीन्स का सेटअप्स होता है, तो वहाँ पे हमारा पैसा खर्च किया जाता है. वो एक बार ही दे जाएंगे ना पैसे. मैम तेजस्विनी. Please. कोड नंबर 12. तेजस्विनी. इससे पहले जो बोले उनका नाम तन्वी. तन्वी मैम. तन्वी. तन्वी से. Now it's Tejaswini. Tejaswini, you should start. Tejaswini, if the one nation one election happens in India, when the voters get confused and there is a high chance of making wrong decisions and on selecting the leaders, economic disruption will happen, like economic activities, business industry will be slowed down and their daily life will be impacted. What would you do for it? And if you want to pass the bill of one nation one election, there should be an amendment of Article 82, 85, 172
and it is very difficult to do that. And there will be the problem of local governance disruptions. What are you going to do for it? Honorable Speaker, may I speak? Prabjeet Kaur. Honorable Speaker, respected members of the Parliament, today I rise to express my strong opposition to the concept of one nation, one election, a proposal that may seem appealing on the surface but carries profound implications that threaten the core principles of India's democracy and federal structure. There will be a lot of impact on local and state parties. Regional parties could struggle to compete with nationally dominant parties due to resource constraints. People tend to vote for bigger parties. If elections are held simultaneously, out of the 31 assembly elections that were held alongside Lok Sabha elections between 1989 and 2014, in 24 elections, the major political parties gained an almost similar proportion of votes in both the assembly and Lok Sabha seats. 2600 assembly constituencies in 16 elections shows that 77% of the cases people tend to vote for the same party in the assembly and Lok Sabha if polls are held simultaneously. Next, the issue is of economic constraint. They say that economic strain on the nation will be decreased, but if there will be unexpired terms and we have to hold elections by elections due to death or resignation of any member of the Lok Sabha, or the Lok Sabha is dissolved, then what about the expenses of that elections, and how that elections will consider let me explain with the help of an example that after 3 years a Lok Sabha is dissolved, and after 3 years the elections will be only for 2 years, and what about that expenses? The expenses are not reducing, they are increasing. Okay, next is about local issues. Local parties are not getting any chance, and then how will they raise local issues? Thank you. Myself, Tahina Asif. So the Law Commission of India, in its 255th report 2015, extensively examined the feasibility of the one nation, one election and made significant recommendations. And here are the key points. Simultaneous election for stability and governance. The Commission supported the idea of synchronized election of Lok Sabha and state assemblies to reduce the frequency of elections which disrupt governance and public life. Implementation in 2 phases. Conduct an election for some state assemblies and the local Lok Sabha simultaneously in the first phase. Align the remaining state assembly elections with the synchronized cycle during subsequent elections. Constituent amendments needed. Amendment Articles 83, 85, 172, 174 and 356 of the Constitution to fix the term of Lok Sabha and state assemblies. Allow extensions and curtailment of term to align elections. Ensure mechanism to address situations like the government falling for the interim. Besides this, the BBC report of 17 December 2024, they said that the GDP of India will boost up to 1.5%. Honorable Speaker, esteemed members of your Parliament and fellow delegates, thank you so much for giving me this opportunity. So Your that name, so that I can express my opinion about this bill. First and foremost, elections are the most integral part of any democracy, and how these elections are held is equally important. It's not just about election, it's about how these elections are to be conducted. My first argument is that this bill violates the basic structure of Indian Constitution. Because the Supreme Court, in the case of Keshwananda Bhatia versus State Union of India, has laid down that federalism is the basic structure of Indian Constitution, and any law which violates it goes void. That law is recognized as void, null and void.
दूसरा आर्ग्यूमेंट मेरा है, आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो, इंडिया इज नोन फॉर इट्स डेमोक्रेसी, आप एग्जाम्पल सेट करते हो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, हाउ डू यू डिफाइन इट वन नेशन वन इलेक्शन, जहाँ की हमारी डाइवर्सिटी डिफाइन करती है हमने, जियोग्राफी डिफरेंट है, आप कश्मीर से कन्याकुमारी पानी डिफरेंट, आप एक इलेक्शन की बात करते हो, हमारा तो पानी डिफरेंट है, हमारी कम्युनिटी डिफरेंट है, आप एक इलेक्शन की कैसे बात करते हो। वन मोर थिंग, इन SR Bomme versus Union of India, Supreme Court held state government aren't subordinate to central. We have to remember we follow quasi-federal. One more point is that, in the case of D.K. Basu versus State of West Bengal, court held further federalism is the basic structure of Indian constitution. It should be strengthening, not weakening. Federalism should be strength, not weakening. So, in my personal opinion, I believe that one nation, one election bill is to massage the ego of supreme leaders. It is just to massage the ego. And it is a shift towards an accountable government. Thank you so much. सदन में उपस्थित अध्यक्षगण, निर्णायकगण एवं मेरे साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आकांक्षा शर्मा आज इस बिल के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो जैसा कि अभी हाल ही में स्पीकर ने बोला था कि हमारा तो पानी ही अलग है, तो मैं आपको यह याद दिलाना चाहती हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जो कि जाना ही अपनी एकता के लिए जाता है। मैं यह कहना चाहती हूँ, जैसे हमारा जो अपोजिशन है वो एक्सपेंडिचर की बात करता है, तो हमारी साथियों में से एक साथी ने अभी हाल ही में बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था। उन्होंने बताया था कि 1951 से 52 में जो पहली बार लोकसभा में चुनाव आयोजित किया गया तब केवल 10 से 12 करोड़ का खर्चा था, लेकिन 2024 तक आते आते यह 1,35,000 करोड़ तक हो गया। मतलब कि एक वोट की कीमत 1400 रुपए थी। और मेरे विपक्षी साथी बार बार इस बिल का विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनसे उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगी। महोदया, एक सर्वे हुआ था जिसमें यह पता चला कि एक साथ चुनाव कराने से वोटिंग परसेंटेज डाउन हो गई, क्योंकि वोटिंग लिस्ट ढंग से अपडेट ही नहीं हो पाती, कभी किसी मतदाता का नाम ही लिस्ट में नहीं होता। अगर एक साथ चुनाव कराए जाए तो वोटिंग लिस्ट एक ही रहेगी, जिसे मेंटेन करना और अपडेट करना बहुत आसान रहेगा। मैं मेरे अपोजिशन से यह पूछना चाहती हूँ कि बार बार चुनाव कराने से जो हम बार बार आदर्श आचार संहिता को लागू करते हैं, तो उससे क्या पब्लिक सफर नहीं हो रही? उससे क्या जो फुल स्पीड से जो डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं उसे रोक दिया जाता है, जिससे आर्थिक विकास इन्वेस्टमेंट प्रभावित हो रहा है, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता ही नहीं आती, दीर्घकालीन पॉलिसीज ही नहीं बन रही। और अलग अलग चुनाव के दौरान पैरामिलिट्री फोर्सेज और गवर्नमेंट टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाती है, जिससे वो अपनी ऑफिशियल सर्विस अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं। अगर एक ही बार चुनाव होगा तो क्या आपको नहीं लगता कि इन ऐसे रिसोर्सेज का आइडियल यूज होगा? और बार बार चुनाव होने से राजनीतिक नकारात्मकता फैलती है। आप सभी से जानते हैं खूब अच्छे से, क्योंकि कुछ पार्टीज ऐसी होती है जो जाति और धर्म के मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। मैं बस कुछ पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बार बार चुनाव से देश हो रहा परेशान, बार बार चुनाव से देश हो रहा परेशान, एक राष्ट्र एक चुनाव से मिटेगी यह थकान। धन्यवाद। My name is Zulaikha Banu. Again, please repeat the name. ZULIKHA Banu. Zulaikha Banu. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल इनसे ये है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर किसी स्टेट में जो है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लागू हो जाए उसकी स्टेट के गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उस टाइम पे फिर अगर वो गवर्नमेंट जो स्टेट में जो गवर्नमेंट अगर वो अपनी मेजोरिटी प्रूव करने में फेल हो जाए, तो फिर उस टाइम पे क्या होगा? जो फिर न्यू गवर्नमेंट जो बन के आएंगे, जो न्यू गवर्नमेंट जो इलेक्ट होके आ जाएंगे, उनकी ड्यूरेशन क्या रहेगी? फिर जो पूरे होल नेशन में जो इलेक्शन हो रहा है, क्या उसी के हिसाब से फिर मतलब जो स्टेट में जो न्यू गवर्नमेंट बन रही है उसकी ड्यूरेशन उतनी होगी, या फिर उसकी जो है फिर तो वो वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट नहीं रहा। इससे जो है डबल जो कॉस्ट है इलेक्शन का वो हो रहा है, क्योंकि एक ही स्टेट में जो है दो बार इलेक्शन की जा रहा है। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन को लेके जाएं तो, और लॉजिस्टिकली जो है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है।
लाइक रिसेंटली 2024 के जो इलेक्शन हुए उसमें हमने देखा कि जो जेएनके गवर्नमेंट है और जो यूपी जेएनके और जो यूपी, इसमें जो लोकसभा की इलेक्शन है उसी को कंडक्ट कराने में 2-3 दिन लग रहे थे खाली लोकसभा के इलेक्शन के लिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रशासनिक मशीनरी केवल लोकसभा के लिए इस्तेमाल करने के लिए इतना टाइम लग रहा था। तो आप इमेजिन कीजिए कि पूरे देश के लिए एक दिन में मशीनरी और ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना कितना मुश्किल हो रहा होगा। और ऊपर से जो है इंडिया जो कि 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे एक दिन में सेंट्रल का भी इलेक्शन होगा, स्टेट का भी इलेक्शन होगा और साथ साथ में म्युनिसिपल कम्युनिटीज का भी और पंचायत का भी इलेक्शन होगा। तो इमेजिन कि कैसे जो है इन सारी चीज़ों का अरेंजमेंट हो सकता है। और जो है प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल है, ये कोई आसान चीज़ नहीं, क्योंकि इंडिया जो है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे जो है सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। तो वी हैव टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आर्टिकल 83, 172। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल। आपको सेकंड टाइम नहीं मिलेगा? ये इसका फर्स्ट है। माय नेम इज साइमत बसु। एक मुल्क एक चुनाव का अरमान सजाते हो। वेट, नाम बोलने के बाद कुछ सेकंड्स रुको, लिखते तो जाते हैं। एक मुल्क एक चुनाव का अरमान सजाते हो, पर जनता के हकों को क्यों भूल जाते हो? लोकतंत्र सिर्फ नारा नहीं, एक विचार है, हर आवाज का एहतराम ही इसका आधार है। मैं पूछना चाहती हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या एक साथ चुनाव के मॉडल आर्टिकल 356 और स्टेट सेंटर सिंक्रोनाइजेशन के कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में प्रैक्टिकल है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी खो देती है तो तब इलेक्शन उसी टाइम होंगे सभी स्टेट में, तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा नहीं। किसी स्टेट असेंबली में प्रेसिडेंशियल रूल लगता है तो क्या देश भर के इलेक्शन तक इंतजार करना समझदारी होगी? साल 1960 के प्रेसिडेंशियल रूल को देखते हुए क्या आप मानते हैं कि एक साथ चुनाव करने की कोशिश से फेडरल स्ट्रक्चर और इलेक्शन प्रोसेस की कंटिन्यूटी खतरे में नहीं पड़ती? अगर 1967 की तरह सिंक्रोनाइजेशन टूट जाता है तो क्या हल होगा इसका? Your name better. My name is Saraswati Roka. Spell your surname. ROKA Roka. मैं उनके प्रश्न के जवाब सबसे पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन क्यों लागू करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसके फेवर में कुछ पॉइंट कहना चाहूँगी। सबसे पहला मेरा पॉइंट है गवर्नेंस। इसमें जो क्या होता है कि जब भी कुछ इलेक्शन होता है तो हर साल जो है इंडिया में नीति के अनुसार कोई भी ऐसा साल नहीं गया है कि जहां इलेक्शन ना हो। 30 साल के डेटा के अनुसार हर साल इलेक्शन हुआ ही है, और जब भी इलेक्शन होता है तो यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट बोल के लागू हो जाता है। इसमें जो है हम कोई भी पॉलिसी जो है स्टार्ट नहीं कर सकते, तो इसके मुताबिक तो फिर हम कोई भी पॉलिसी लागू ही नहीं कर सकते। अगर जब तक हम इस रूल को तोड़ेंगे नहीं तो हम न्यू पॉलिसी कैसे लागू करेंगे। इसलिए जो है मैं कहना चाहती हूँ कि बिल जो है पास करना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे पहले मैं आपको कुछ फाइनेंशियल डेटा देने वाली हूँ। 2014 इलेक्शन में जो है सिर्फ स्टेट का जो है 9,387 करोड़ रुपए का खर्च आया, और कैंडिडेट पार्टीज का जो है 200 से 300 करोड़ खर्च आया, लगभग 400-500 करोड़ का खर्च एक साल में। और मैं आपको 2014 से 2019 के बीच के बात बताऊंगी। उस टाइम जो है 5 सालों में टोटल 2 लाख करोड़ का खर्चा आया। अब इतना ज्यादा खर्चा आ गया, अगर सब इलेक्शन हम एक ही साथ करेंगे तो कम से कम भी हम 25% तक जो है कम हो सकता है खर्चा। और जो है महंगाई जो इतना ज्यादा बढ़ रहा है वो गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो इलेक्शन के लिए कैंपेन के लिए बहुत सारा पैसा ले लेते हैं, पर बाद में उनको वापस करने में बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए वो गवर्नमेंट
Can I speak now? Your name? Mahavya. My name is Vanshika. My name is Vanshika Gehlot. Imagine a country where every vote matters. Wait, better two of you have started simultaneously. One, please. Your name first. Your name. Mahavya. Spelling. M-A-V-Y-A. Mavia. Honorable Chairperson, respected panelists, I am Mahavya, here to oppose the proposition of one nation, one election. Have you ever imagined a country with 28 states and 8 UTs, which have, although different linguistic culture backgrounds, if we would have same election for them, then there would be then what would be the purpose of election? Will each state problem get the same priority as the national problem? States may feel that their electoral processes are being overshadowed by the central authorities. Then there will be infrastructure limitations, can't handle large scale. Then impact on the governances if both central and state government dissolve simultaneously. The absence of elected representative at both levels can disrupt the governance. Thank you. I'm Salish. Wait, Vanshika. One side. Ma'am, Vanshika will speak na in this shape. Vanshika is against, no? No. So she can. She can't. Ma'am, one side, one time, one student Hanji. So she is spoken from here now. Now Salish will speak from this side, and then again Vanshika can speak. माननीय अध्यक्ष महोदय और संसद में उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। हमारे विपक्षी नेताओं ने बहुत चिंता जताई है और बहुत सवाल भी उठाए हैं, जिनका जवाब देना मैं जरूरी समझूंगी। सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन एक व्यवहारिक कदम है जो गवर्नेंस को सुधारने और खर्च को घटाने में बहुत अहम रोल प्ले करेगा। 1952 से 1967 तक भारत में एक साथ चुनाव सफलता से हुए हैं। इस प्रक्रिया को दोबारा लागू करने के लिए आर्टिकल 83 और 172 में संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। अब मैं आपको वन नेशन वन इलेक्शन के अगर फायदे बताती चलूं तो सबसे पहली बात खर्चे में कमी। 2019 लोकसभा इलेक्शन का टोटल खर्च लगभग 60,000 करोड़ था। एक साथ चुनाव होने से खर्च में काफी कमी होगी और ये पैसा विकास के कामों में लगाया जा सकता है। दूसरी बात, 2019 में लगभग 1.1 करोड़ लोग और सुरक्षा बल डिप्लॉय किए गए थे। वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से ये रिसोर्सेज ज्यादा एफिशिएंट तरीके से यूज हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। बार बार इलेक्शन से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स रेपिटेडली रुकते हैं और इसका सबसे बड़ा असर होता है स्टूडेंट्स पर, जिनको महीनों तक इंतजार करना पड़ता है अपने एग्जाम्स का और उनके रिजल्ट्स का। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो खुद वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थक थे, उन्होंने कहा था कि भारत किसी भूमि का टुकड़ा नहीं है बल्कि जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। स्पेलिंग बता दीजिए बेटा। SEHRAS। Can I say, ma'am? Your name first. Pratiksha, ma'am. PRAT. No. Wait, Pratiksha. Let Vanshika finish off. Okay. Imagine a country where every vote matters, but every election is a challenge. The idea of one nation, one election sounds simple, but is it practical for diverse and complex country like ours? If elections are held all at once, there could be severe traffic jams and disturbance in public places due to the increased movement of security staff and public, which can affect daily commuter and lead to unnecessary delays and stress for the public. Not only this, another big issue is the use of EVM machine. If election happen all at once, the demand for EVM will rise, and we have already seen in the past that how these machines fail or face technical issue. If this happened during simultaneous election, it could disrupt the entire voting process. What if
what if there is malfunction or issue with one of the machines? Don't you think using so many EVMs at one would make the election process risky? This side, favor. Kavyashree, myself Kavyashree. Spelling please. KAVYASHREE. Okay, To concept, shall I start, ma'am? To concept of one nation, one election, purpose of one nation, one state election. So, electronic voting machine (EVMs) plays an important role in this process. However, the current EVMS system has limitations such as lack of facilities and availability. Reduce the financial budget. EVMS helps to reduce the conduction of efficient elections. Increasing facilities, EVMS has significant reduce of time, cost and count of votes. Improves the accuracy. EVMS can machines erase and disrupts the internal voting process. Enhancing security. Model EVMS electronic machines can increase and equipped with advanced security features and convincing and flexibilities. EVMS can also design the accommodation of vote and discipline, reducing logistic challenges. Thank you. US plays to develop the country and also it plays a very good process. Thank you. Good evening, ma'am. Myself Neha. Excuse me, ma'am. Pratiksha, ma'am. Can I start? Pratiksha, go on. Okay. India is the world first in population. So by having Wait. Did somebody say Neha before this? Yes. Where is Neha? Where's Neha? नेहा ठीक है पहले भी तो इसी से भी तो फेवर से हो रहे थे हमें नहीं ना नेहा you shouldn't have it नेहा come on हम चेंज कर लेंगे फिर अभी किसको बोलने दें जो यहाँ प्रतीक्षा Okay. India is world's first in population. By having a huge population, it's difficult to arrange election at a time remotely. Some villages like mountains and others still don't have electricity or network availability in their places. And secondly, strain on political parties. Smaller parties with limited resources might find it challenging to complete on both national level and state level election at the same time. And thirdly, there is a logistical challenge like scale of process conducting election across the world country simultaneously require massive logistical arrangements, including security forces like polluting. In that process, there will be chances of dange bachal. So in that election, we are getting police force arranged by different states in that arranging a state election. So it is difficult to arrange a police force in that. And when it comes to answer like one nation, one election, as in recent election also, Election Commission of India said that Lok Sabha election of Jammu and Kashmir takes place simultaneously being as a security resources. Please answer on this. Thank you. Neha, please. Good evening, everyone. Myself Neha. One nation, one election provides the administrative efficiency. It is administrative efficient because resources like security forces, election machinery and officials are used more efficiently when elections are held simultaneously. It minimizes the disruption of regular administrative work caused by repeated election duties. And now I want to add some more points in favor of one nation, one election, that it provides the political stability. Continuous election cycle often lead to populist policies and short-term promises. One election allows government to focus on long-term planning and governance. And it also helps in the strengthening of democracy. One election encourages higher voter participation by creating a single focus on voting and political engagement across the nation. It promotes equality in campaigning, giving all candidates equal opportunities to reach the electorate. It also helps
in unified nation vision. Simultaneous election encourages voters to think about both the nation and state issues cohesively, fostering a sense of unity. It also helps in a focusing of the governance. With synchronized election, government can concentrate on governance instead of being perpetually in campaign mode. Leaders can dedicate time to policy implementation and welfare initiative. Thank you. ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 65% ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਘੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਦੂਜਾ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ 10,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ। ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਘਟਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਖਰਚੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Is that it? All done, kya? No, you had your chance, sir. You cannot repeat. Hanji? I want to say again. No. You had your chance, beta. See, all the participants are done. No. Spoken. All the participants are done? No. The ones which I haven't taken. Anybody else? Chale, continue please. Richa. Yes. Nitika. नहीं जो बोल रही हो अच्छी। Richa Sharma. Evening or? Richa is speaking now, I think. You can sit and speak, beta. Richa, you can sit and speak. Honorable speakers, respected jury and esteemed delegates, a very good evening to all. So we have a question from here कि अगर हमारा इंडिया इतना diverse है और we have remote areas, so what about the elections conducting there? So firstly, the Election Commission of India has already proven its ability to organize large-scale elections with impressive efficiency. In 2019, Lok Sabha involved 900 million voters across 1 million polling stations, and building on these expertise, we can deploy additional resources, mobile polling stations, or increased use of technologies for remote and difficult to reach area. And we are also talking about developed India कि हमारा एक उद्देश्य है कि हमने विकसित भारत बनना है, and we are going for zero carbon emission. So what about if we are having frequent elections throughout the year, the carbon emission is increasing, it is not decreasing. And if we have one nation, one election, we have less carbon emission, and that will help to reduce the burden on the environment, and we will finally we can achieve the goal of the developed India. And at last, I would like to conclude कि वोटों की ताकत से बदले हम, एकजुट हो हर नगर और हर गांव का विचार, एक देश एक चुनाव का ख्वाब, हर मतदाता का अधिकार।
all of you. Myself Anjali. I want to ask the opposition. भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो क्या हम इस बिल के साथ साथ इसकी चुनौतियों के बारे में कहना चाहिए? Can the opposition ensure the deployment of the logistics and forces if they are talking about the one nation and one rule? गुड इवनिंग आप। अगर हम बात करें जो इन्होंने अभी कहा, तो मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि 2024 निकिता मैम मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी 9 जून 2024 जहां भारत ने ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन में 50 से ज्यादा देशों का 2 दिवसीय सम्मेलन का नेतृत्व किया, और यही नहीं बल्कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन जैसे अनेक सम्मेलन आयोजित किए। भारत के तकनीकी नवाचार को कम आंकना सही नहीं है, क्योंकि भारत ऐसे बड़े बड़े शिखर सम्मेलन करवा सकता है, लाइक ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, और ऐसे ही भारत ने कई और भी शिखर सम्मेलन करवाए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, एक देश एक चुनाव भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक साथ कराने का विचार एक विकासोन्मुखी विचार है। धन्यवाद। My name is Palak. Honorable Speaker, esteemed judges, and all my fellow parliamentarians, today I sit here to strongly oppose this unconstitutional idea of one nation, one election. I would like to ask the supporters that why would the central government decide when will the states will hold their elections? This centralization is unacceptable for a country which is the world's largest democracy. This is against the basic structure of the constitution of which federalism is a part of. I would like to ask you, my friends, that how frequently does the MPs and MLAs visit their constituencies, and how often do people get a chance to make their voices heard? I propose that one nation, one election will further reduce the accountability of the elected members, and I would like to ask the government that how will they address this issue? One argument was given in favor of one nation, one election, that we used to have simultaneous elections till 1967. I would like to answer you, my friend, that the population of Indian voters in 1967 was only 250 million, and now we have more than 900 million voters in our country. How will the government make this logistically possible to conduct one nation, one election? Not only this, but dissolvement and prolonging of the assemblies is against the mandate of the people. One more argument was given that we need money for the country. Of course we need money. That is why we are imposing different taxes for different kinds of popcorns in the country now. But I would like to say that democracy is not an expense. Democracy is an investment. Last, I would like to conclude that चुनाव हमारे देश के लोकतंत्र की नींव है. The less the election, the less the democracy. और इस देश में चुनाव तभी होगा जब जनता चाहेगी. Thank you. Are we done? Do we have Gungun as a speaker? Have you spoken? Then why aren't you speaking? And what about Kanishka? Ma'am, where are you, Kanishka? I can't see you. I'm here. Okay, you also haven't spoken? No. Then when judges are saying, is that all? Why don't you people speak? Okay, let's start with Gungun now. Shall I start now? Okay, Gungun, start. Gungun will start now. My name is Gungun. Honorable Chairperson, esteemed members of Youth Parliament, and respected guests. I sit before you today to advocate for the transformative idea that holds the potential to reshape the future of our democratic system and strengthen the unity of our nation.
That idea is the concept of one nation, one election. As my fellow leaders suggested for many other options to further strengthen the idea of one nation, one election, I would like to add a few points to it. The number one would be strengthening national unity. Focusing on financial stability and financial cost is good, but we also need to focus on the fact that it also promotes strengthening national unity. A country as diverse and vibrant as India thrives on unity amidst diversity. However, elections often create divisions. Politicians sometimes exploit regional or caste-based sentiments, creating rifts that polarize the electorate. By holding simultaneous election, we shift the focus from narrow local interest to national interest. The people of India would then have an opportunity to choose their representatives based on the national vision, rather than being swayed by transient, short-term issues specific to individual states. A common election date would promote a greater sense of unity among citizens. It would encourage voters to think of themselves as part of larger unified nation rather than as individuals confined to their regional identities. This unity is crucial in fostering a strong, cohesive democracy. Secondly, I would like to add that better governance, it also provides us with better governance and accountability. Thank you. Who's next? Wait, is there anybody from this side who are opposing the bill? Okay. Nobody? Okay. It's extra because is opposition done? Extra. I'm Kanishka, ma'am. Okay, Kanishka. As per the COVID committee, he had done a project and he got a 47 responses about the one nation and one election. In that, 32 of these responses have been supported this one nation and one election, and 15 only opposed. As per the majority, they will be adopted to our nation. And next, as per the BBC report, it was conducted on 17 December 2024. The GDP, as per the report, they have analyzed that the GDP of the India will rise to 1.5% if the India adopt the one nation and one election policy. Thank you, ma'am. Has everybody spoken? Anyone else better? Those against the motion? That will be all, I guess. Mehwish Firdaus, Saeed Ariba, Tahmeena Asif and Nida Wani. Please come here. Sorry? We are done. Everybody has spoken? Yeah. Thank you so much.